कि आप पीआईएल जैसी व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं। आप जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं को बेच रहे हैं या जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को केंद्रीकरण करने की काम प्रयास दिशा में है, भारत के अन्य संस्था व्यवस्था सामाजिक व्यवस्थाओं का केंद्रीकरण करके उसको नियंत्रित में लेने की व्यवस्था कारित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि भारत सरकार का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि भारत सरकार की कार्यप्रणाली पे कोई सवाल न उठ सके, और सवाल न उठाने के लिए सबसे आसान तरीका है पीआईएल को नियंत्रित करना, क्योंकि पीआईएल हिमांशु मिश्रा भी लिख सकते हैं एक पत्र सीधे कोर्ट को, और एक विवेक पांडे भी पीआईएल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ विवेक पांडे जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अधिवक्ता भी हैं, जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विवेक जी, आज आपसे खास बातचीत इसलिए भी करनी है क्योंकि सवाल लोकतंत्र का है, जहां पर हम देख रहे हैं कि आरटीआई को किस तरह से बर्बाद किया गया है। अब पीआईएल को लेकर भी सरकार का जो मंतव्य है वो कोर्ट में सामने आ गया है। कहा गया है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि भाई पीआईएल खत्म कर देनी चाहिए। अब पीआईएल खत्म हो जाएगी तो फिर आम आदमी का हक किस तरह से मारा जाएगा, कानूनी तौर पर आम आदमी कितना पंगु हो जाएगा, मैं ये बात आपसे जानना चाहता हूँ विवेक जी। देखिए हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि बहुत कम चैनल होते हैं जो विधिक अवधारणा से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करते हैं या परिचर्चा करते हैं। चूंकि विधिक अवधारणा के प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी दांवपेच और कलाबाजियों में कोई उलझना और फंसना नहीं चाहता, लेकिन आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आए। सबसे पहले ये अवधारणा समझनी पड़ेगी कि पीआईएल का उद्देश्य और पीआईएल था क्या। भारतीय न्यायपालिका की एक क्रांतिकारी खोज, भारतीय संविधान की एक प्रारूपिक शक्ति, ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में न्यायपालिका के एक महत्वपूर्ण पशुपतास्त्र पीआईएल को उद्भवित किया गया था, जिसमें पीएन भगवती जी का बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है, जो पूर्व न्यायाधीश रहे हमारे देश के। और सबसे बड़ी बात है, इसका उद्देश्य होता है कि कानून की तकनीकी बारियों से उठकर अंतिम व्यक्ति तक न्याय को पहुंचाने का सीधा और सरल मार्ग सुनिश्चित करना। इसे मूल तौर पे लोकस स्टैंडी भी कहा जाता है। और कोई भी सार्वजनिक भावना वाला व्यक्ति या संस्था जो कि सामाजिक न्याय के हनन की दिशा में उद्देशित होकर के आंदोलनरत होना चाहती है, वो पीआईएल के माध्यम से भी इस आंदोलन को सार्थक और संपूर्णता दे सकती है। इसकी शुरुआत हमारे देश में 1970 के दशक में हुई, जिसमें कि हमारे मुख्य सूत्रधार पीएन भगवती और जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर जी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो इसके जनक कहे जा सकते हैं। और जस्टिस पीएन भगवती जी की वो टिप्पणी आज भी जीवित है कि न्याय केवल उन लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए जो केवल वकीलों की फीस भर सकते हैं। तो पीआईएल का उद्देश्य था अंतिम वर्ग तक, अंतिम पंक्ति तक न्याय को पहुंचाना। और ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि जनता बनाम सरकार के सीधे प्राधिकरण की प्राधिकारी की लड़ाई है, जिसका उद्देश्य सजा देना नहीं था। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था सार्वजनिक व्यवस्थाओं को सुधार की दिशा में ले जाना। जी अच्छा विवेक जी, ये तो आपने भूमिका बनाई, लेकिन आम आदमी कैसे प्रभावित होगा अगर पीआईएल खत्म हो जाएगी। तमाम मामले देखिए, ऐसे इतिहास में हुए हैं, मैं चाहूंगा उनका भी आप जिक्र करें और बताएं जी कि महत्ता कितनी है, इसकी जरूरत कितनी है। और आज के टाइम में जब हम देख रहे हैं सरकार बिल्कुल मतलब अपने तौर पर सब कुछ करना चाहती है, फिर इसकी जरूरत कितनी है। देखिए, पीआईएल मुख्य रूप से अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के प्राविधानिक शक्तियों के तहत दायर की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में जो ये टिप्पणी आई है, जो सुझाव सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, ये कहीं ना कहीं एकाकी केंद्रीकरण जो है लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को करते हुए एक राजशाही तानाशाही प्रवृत्ति के उद्भव को अवधारित करते हुए उसको संविधिक रूप से लागू करने के मंतव्य की आड़ में कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ये कहती है कि अब न्याय तक पहुंच बेहतर हो चुकी है, और पीआईएल प्रणाली का अक्सर दुरुपयोग अदालतों पर बोझ बढ़ाने के लिए, राजनीतिक स्वार्थों के लिए किया जा रहा है। जबकि सत्यता यह है कि पीआईएल एडमिट ही नहीं होती है कि अगर उसमें राजनीतिक उद्देश्य शामिल हो, व्यक्तिगत हित शामिल हो, या कोर्ट को ये लगता है कि इस पीआईएल में केवल कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है, तो कोर्ट एक कॉस्ट पुटअप कर देती है पीआईएल दाखिल करने वालों के। और वो कॉस्ट इतनी हैवी होती है कि पीआईएल करने वाला फिर दोबारा पीआईएल शब्द से दूरी बना लेता है। और जिस प्रकार से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका सीधा सीधा अर्थ है सरकार के बहुउद्देशीय एकाकी केंद्रीकरण करने वाले उद्देश्यों को जो रोकने की प्रक्रिया के माध्यम से पीआईएल कोर्टों में जा रही है, उस पर नियंत्रण और लगाम कसना।
सीधी सीधी बात है, सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं पे और जनता के लोकतांत्रिक शक्तियों पर लगाम कसना चाहती है, इसीलिए इस पीआईएल का विरोध हो रहा है। अब जैसे आपको याद होगा, हसदेव जंगल का एक प्रकरण आया था, उसमें कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी, जिस प्रकरण के बाद सरकार को लंबी फजीयत झेलनी पड़ी। वो काफी लंबे समय तक उस पेंडेंसी को रखना पड़ा। हाईकोर्ट में आपको लखनऊ का वो मामला याद होगा, जब लखनऊ में गोमती के किनारे ग्रीन जोन से जुड़े पेड़ों को काटने की बात सामने आई थी, और ये हुआ था कि नवीनीकरण, विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण के लिए उन पेड़ों को काटा जाएगा जो गोमती के किनारे लगे हैं। उस पर पीआईएल की गई, जिसमें सरकार को बाद में बैकफुट होना पड़ा। तो ये सरकार के अनुचित उद्देश्यों को रोकने वाली व्यवस्था है, जिससे कि सरकार डरी और सहमी हुई है। बिल्कुल सही बात है जो आपने कहा कि जिस तरह से जो एक होता है कि आरटीआई की बात की आपने, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात की, जिसको कि महत्वपूर्ण मामलों में कई तरह से प्रावधानित करके उसको नियंत्रित किया गया। अब सरकार की अगली मंशा कहीं ना कहीं पीआईएल पे नियंत्रित करने की है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। इस देश में हुसैन खारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979, जिसमें कि त्वरित न्याय के अधिकार के सिद्धांत को प्रतिभूत किया गया, और ये भारत की पहली ऐसी वास्तविक पीआईएल है जिसमें बिहार की जेलों में बंद हजारों विचाराधीन कैदियों को रिहा करवाया गया इस पीआईएल के माध्यम से। यदि ये पीआईएल उस समय फाइल नहीं होती तो वे गरीब कैदी जिनके पास वकील करने के पैसे नहीं थे, कभी बाहर नहीं आ पाते। उनके अनुच्छेद 21 का जो हनन हो रहा था, जीवन जीने का अधिकार, उसका लगातार उल्लंघन जारी था। और आज भी मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जेलों में इस तरह के अनुच्छेद 21 के हनन के मामले जीवित है, जिनको पीआईएल के माध्यम से लगातार तोड़ने का काम कई बार किया जाता रहा है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981, जजों के तबादलों का मामला। जस्टिस पीएन भगवती जी स्वयं इसमें स्पष्ट करते हैं कि समाज का कोई व्यक्ति जो खुद अदालत नहीं आ सकता, उसकी ओर से कोई भी अन्य व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है। और सरकार का यह कहना कि अब सुलभ न्याय के लिए लोगों की पहुंच बेहतर हो गई है, गलत है, क्योंकि आज भी करोड़ों लोग कानूनी जटिलताओं और अनर्गल अवैध खर्चों के कारण न्याय से दूर है, वंचित है। एक मामला हमारे देश में था पीआईएल से जुड़ा, एमसी मेहता बनाम भारत संघ गंगा प्रदूषण मामला, ताज टॉपेट्रियम। गंगा की सफाई को लेकर के, जो पर्यावरण की रक्षा को लेकर के पीआईएल का उपयोग किया गया था, उसमें गंगा की सफाई, प्रदूषण दिल्ली में जो उसमें कारित किया जा रहा था, उसके नियंत्रण के माध्यम, इसी पीआईएल के माध्यम से उसमें नियंत्रण किए गए थे, जिसमें कॉरपोरेट और शक्तिशाली संस्थाओं के खिलाफ आम आदमी रक्षा के लिए इस पीआईएल में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ढाल बनाया गया, और इसे हटाना पर्यावरण की तबाही को न्योता देना जैसा होगा, ऐसी कठोर टिप्पणियां की गई। एक मामला इसी तरह पीआईएल से जुड़ा है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का मामला है ये। बहुत इसमें इम्पोर्टेंट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाखा जो विशाखा कमेटी की बात आती है, कार्यस्थल पे महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए विशाखा कमेटी का प्रावधान किया गया। इसमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए, और इसके माध्यम से वो लाखों महिलाएं सुरक्षित हो सकी जो कार्यस्थल पे लगातार अनुचित यौन उत्पीड़न की शिकार हो रही थी, जो कहते हैं मॉलेस्टेशन, लगातार जिनके साथ कोई ना कोई दोहरा रवैया किया जा रहा था, कारित इस तरह की मामले से बची। इसी प्रकरण में एक बहुत बड़ा मामला था एशियाड प्रोजेक्ट केस, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स पीयूडीआर बनाम भारत संघ 1982। इस मामले को अगर आप देखते हैं तो एशियाई खेलों के निर्माण में लगे मजदूरों के न्यूनतम वेतन की राशि जो नहीं दी जा रही थी और जिन्हें अमानवीय परिस्थिति में रखा जा रहा था, उसे जबरन श्रम अनुच्छेद 23 का उल्लंघन बताते हुए उनकी सैलरी को सुनिश्चित किया गया, उनके कार्य प्रणाली और कार्य करने के स्तर को सुनिश्चित किया गया। एक तरह से मजदूरों की सुरक्षा दी गई। इसी पीआईएल में विनीत नारायण बनाम भारत संघ आता है 1997 जैन हवाला केस, जिसमें उच्च पद पे बैठे नेता और कहीं ना कहीं रसूखदार जो संस्थागत लोग थे, उनके भ्रष्टाचार में हो रही जांच की देरी को सीबीआई की निष्क्रियता के खिलाफ इसमें कठोर टिप्पणियों के साथ निर्धारित किया गया। तो ऐसी बहुत सारी पीआईएल हुई हैं जिनके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के प्रभावित हितों को महत्वपूर्ण तरीके से सुरक्षित किया गया। और एक पीआईएल जरूर मैं आपके मंच पे रखना चाहूंगा, यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज का मामला बनाम भारत संघ, जिसमें 2013 में नोटा का अधिकार दिया गया इस देश की सम्मानित जनता को, जिसमें कि पहले नोटा का प्रावधान मतलब विधानसभा में चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को नकारने का अधिकार दिया गया। तो ये पीआईएल की शक्ति है कि आप इनमें से कोई नहीं, चुनाव में किसी को मत लिली चुनिए। थॉमस का मामला नोट को लेकर कहा जाता है कि राहुल गांधी की सदस्यता छीन लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये जी, अगर विधायकों पर कोई आरोप लगते हैं, दोष सिद्धि होती है, तो उनकी जो है सदस्यता जानी चाहिए। लिली थॉमस वाले मामले से पता चलता है।
ऐसे जी तमाम जी, मामले। 2013 में यही मामला 2013 में लिली थॉमस का भी आया था। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जायज बात है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे देश के बहुत प्रतिष्ठित, चूंकि हम सीनियर ही कहेंगे उनको, आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी ने एक पीआईएल फाइल की थी कि दागी नेताओं पे आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए चुनाव लड़ने को लेकर। इसके विरुद्ध याचिका के विरुद्ध एफिडेविट जो हमारी केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने फाइल किया, उसमें ये कहा गया कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। तो देखिए, राजनीतिक अपराधीकरण को दूर न करने वाले आपको लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जीवित रहने देंगे? वो बहुत ही अविश्वसनीय होता है कि इस देश में अगर इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में की जाती है और सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणियों को सुन के मौन धारण करता है, तो ये कहीं ना कहीं एक आंशिक संकेत भी है कि हमारी ये जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन रसूखदारों के मंतव्यों की भेंट चढ़ने जा रही हो, जिसकी पहली लकीर इस वाक्य के माध्यम से खींच दी गई है। आपको लग रहा है आने वाले वक्त में पीआईएल का हाल जो है आरटीआई की तरह हो जाएगा? हालांकि देखिए, सूर्यकांत ने कहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल मौन धारण कर लिया है, उन्होंने जवाब भी दिया है कि हम जो पीआईएल आ रही है उनको देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारी पीआईएल ले रहे हैं, हम जो है उसको वेरीफाई कर रहे हैं, पहले उसको देख रहे हैं कि वो लेने लायक है, उस पर बातचीत होने लायक है, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है, देखिए, कि मुझे लगता है कि सरकार और सरकार के नुमाइंदों को ऐसी कोई भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए देश की सर्वोच्च न्याय की अदालत में और देश की सर्वोच्च न्याय के मंदिर में, जिससे कि न्याय की भावना ही कहीं ना कहीं आहत हो जाए। ये देखिए, जो ये टिप्पणी आई है, ये टिप्पणी यूं ही नहीं आई है। जब लंबी गहन चर्चा होती है, उसके बाद जाकर के ऐसी टिप्पणियां पैदा होती हैं या पैदा की जाती हैं, सृजित की जाती हैं शब्दों के अनुक्रम में। और मैं आपको बड़ी गंभीरता से बता रहा हूं कि ये संकेत मात्र हो सकता है कि अब सरकार इस दिशा में कोई कदम बढ़ाए या कदम बढ़ाने का प्रयास कर रही हो, एक लकीर या प्रारूप ऐसा तैयार कर रही हो जिससे आप और हम अभी अनभिज्ञ हैं। क्योंकि इतनी कठोर टिप्पणी, मैं इसको बहुत कठोर टिप्पणी मानता हूं कि देश की अदालत के सामने खड़े होकर के आप ये कहिए कि देश की अदालत की शक्तियों को ही सीमित कर दिया जाए। ये बिल्कुल उसी तरह की भावना है। और इस देश की लोकतंत्र को जीवित रखने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो हमारे देश के संवैधानिक नियमों की है, मानकों की है, प्रारूपों की है, जो कि पहले से ही भारत के संविधान द्वारा रक्षित किए गए हैं, सुरक्षित किए गए हैं। लेकिन जब उनको अदालतों में हमने प्रभ- ये भी तो सुना है ना, मतलब मंशा की अगर बात करेंगे तो मंशा तो बहुत पहले से ही जाहिर होती हुई नजर आई है। जब मामला चल रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, तो कहा गया सीधे सीधे, सरकार का जो पक्ष रख रहे थे वो कह रहे थे कि आम जनता को जानने का हक ही नहीं है कि राजनीतिक दलों को कहां से पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है। अब ये बात भाई, आम आदमी का एक एक पाई का हिसाब आप रखेंगे और आप कहेंगे कि राजनीतिक दलों के पास पैसा कहां से आ रहा है जानने का उनको हक नहीं है, तो ये इस तरह की टिप्पणियां या फिर अब जो पीआईएल को लेकर की गई, तो मंशा तो जाहिर है, मंशा तो सबको पता है। देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट रूप से आपसे एक बात कहना चाहूंगा इस मंच पे। लॉ शुड बी फॉर पीपल, पीपल शुड नॉट बी फॉर लॉ। ये मैं हमेशा आइडियली कहता हूँ कि कानून जो है जनता के लिए होना चाहिए, जनता कानून के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो एक उल्टी गंगा बहाने का प्रयास किया जा रहा है कि कानून को जनता के लिए बनाया जा रहा है इस प्रकार से कि जनता को नियंत्रित किया जा सके। जनता के अंदर कानून के माध्यम से अनुशासन पैदा होना चाहिए, न कि भय। अगर आप कानून के माध्यम से भय पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि लोकतंत्र और कानून के प्राकृतिक सिद्धांतों की आप हत्या कर चुके हैं। और हमारे देश में जो जिस प्रकार के कानून थे, बीएनएस आया, बीएनएसएस आया, जो पुराने कानूनों में अपरिवर्तनीय बदलाव किया गया, उसका सभी ने स्वागत किया, सारे दलों ने स्वागत किया, अधिवक्ताओं ने स्वागत किया। लेकिन 1861 का अंग्रेजी पुलिस कानून नहीं बदला गया। सबसे आश्चर्य की बात, 1861 का इंग्लिश पुलिस एक्ट जो है, पुलिस रेगुलेशन, वो नहीं चेंज किया गया, क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चेंज करते ही लोकतंत्र की चेहरे को बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र का चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। और उसी चेहरे के माध्यम से एक खूंखार प्रवृत्ति के दानव, जिनके माध्यम से लोकतंत्र को और जनता को नियंत्रित किया जा रहा है, वो शक्ति विहीन हो जाएंगे। तो देखिए, जो अनैतिक कानून है इस देश की विचारधारा के सिद्धांतों के विपरीत, उनको तो बनाए रखा गया, यथास्थिति रखा गया उनकी स्थिति को, लेकिन जो कानून इनके लिए बाधक थे उनको बदल दिया गया। अब एक आश्चर्य की बात ये आती है कि आप पीआईएल जैसी व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं। आप जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं को बेच रहे हैं या जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को केंद्रीकरण करने की काम प्रयास दिशा में है,
भारत के अन्य संस्था व्यवस्था सामाजिक व्यवस्थाओं का केंद्रीकरण करके उसको नियंत्रित में लेने की व्यवस्था कारित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि भारत सरकार का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि भारत सरकार की कार्यप्रणाली पे कोई सवाल न उठ सके, और सवाल न उठाने के लिए सबसे आसान तरीका है पीआईएल को नियंत्रित करना, क्योंकि पीआईएल हिमांशु मिश्रा भी लिख सकते हैं एक पत्र सीधे कोर्ट को, जिसका कि कोर्ट सेल्फ कॉग्निजेंस ले सकता है और उसको एज अ पीआईएल एडमिट कर सकता है अगर जनता के हित प्रभावित हो रहे हैं तो। और एक विवेक पांडे भी पीआईएल कर सकते हैं, जो कि बतौर विधिक प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए विधिक व्यवसाय में संलग्न है, और जो जानते हैं कि सरकार अनैतिक शक्तियों से कारित की अगर किसी व्यवस्था को कारित कर रही है तो उसको कैसे दुष्प्रवृत्तियों से प्रभावित होने से जनता को समाज को बचाना है। तो ऐसी शक्तियों को नियंत्रित करके ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अमृत मंथन में अमृत कलश को नियंत्रित करने के लिए दानव रूपी राहु जो था देवताओं के भेष में देवताओं के बीच में बैठ गया। तो ये बिल्कुल वैसी व्यवस्था कारित करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे अमृत मंथन अमृत कलश जो है वो पीआईएल है, और जो दानव रूपी व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ वो वेश बदलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं सरकार के लोग घुसे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, तमाम पहलू समझाने के लिए, तमाम उदाहरण देने के लिए, हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि पीआईएल की वैल्यू क्या है। जिस तरह से जी आरटीआई हक है वैसे ही पीआईएल भी हक है। उसे बिल्कुल। सरकार अगर खत्म करने की दिशा में विचार भी कर रही है तो कहीं ना कहीं ये अन्याय है आम आदमी के साथ में, आम जनता के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शक कमेंट करके बताएं वो कैसे देख रहे हैं इस विषय।